हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस बुक जो आप लोगों का यानी कि विज्ञान का जो आप लोगों का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रश्न उत्तर एवं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, आप लोग तो बहुत सा सवाल एक चैप्टर से निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें से सभी सवाल नहीं आता, उसमें से कुछ ही सवाल आता है जिसे आप लोगों को बनाना होता है। इसलिए आप लोगों को मेन इसमें बताया गया है और मेन ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है इस वीडियो में। और जैसे थंबनेल से बताया गया है कि पढ़ो ऐसा कि आग लगा दो। इसका अर्थ ये हुआ है कि ऐसा पढ़ो जो एग्ज़ाम में आ जाए और अच्छी नंबर आ जाए, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ लो और एग्ज़ाम में नंबर ही ना आए। ऐसा पढ़ के आपको क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोगों को शॉर्ट वे में या प्रश्न उत्तर के साथ साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी उपलब्ध कराया गया है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से देखें और नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। और सबसे पहला हम लोग आज बात करेंगे, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो आप लोग सवाल देख रहे हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, स्पष्ट करें। ये सवाल जो आप लोगों के सामने है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे मिस ना करेंगे, सुनेंगे अच्छी प्रकार से, इसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली बात, श्वसन बात करें तो श्वसन ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं, इसका बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप लोग को हम समझाते हैं कि भोजन जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, वो भोजन करने के बाद पाचन क्रिया होता है और पाचन के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। तो इसलिए हमारे शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप लोग इतना सा लिख के छोड़ देते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर ही मिलेगा। इसलिए आप लोग ये जो सूत्र दिया गया है, ये जो समीकरण दिया गया है, आप लोगों को बस लिखना है। ये समीकरण आप लोगों का C6H12O6 और 6O2 + 6CO2 + 6H2O ऊर्जा प्लस ग्लूकोज, इसे आप लोगों को अच्छी प्रकार से बनाना। ये MVVI सवाल है और इस बार एग्जाम में आ भी सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। सबसे पहली बात है, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाता है, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक 2 या 2 से यौगिकों में विघटित हो जाता है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर 2H2O है तो इसमें 2 उत्पाद 2H2 + O2 आ जाता है, और इसमें अगर 2H2 + O2 होता है तब बराबर 2H2O होता है। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। और नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया एक संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहली बात, क्या जो एकल उत्पाद बनाएगा 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, वह संयोजन अभिक्रिया होगा और इस अभिक्रिया के समीकरण हो जाएगा C + O2 = CO2। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त किया जाता है। तो वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को पैकिंग के लिए कौन सी गैस का युक्त किया जाता है। तो थैली में जब ये पैकिंग किया जाता है वसायुक्त, तो थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त कर देता है। इसमें उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे गए पदार्थ की विकृत गंधिता नहीं होती है। इसे आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेंगे। और नेक्स्ट सवाल है, क्या वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को उपचयन से उनमें कौन सा गुण आ जाता है। तो उपचयन से आप लोगों का कौन सा गुण आता है, तो विपरीत गंधिता का गुण आता है। नेक्स्ट सवाल है, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाने का भी संभावना है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का ये है कि वो उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वह अभिक्रिया आप लोगों का होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोगों का फर्स्ट, उसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी आप लोगों का केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया है।
और रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। और ये सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो रासायनिक समीकरण जब अभिक्रिया अथवा संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे बात करें 2H2 + H2O, तो यह संकेतों सूत्रों के आधार पर व्यक्त किया जा रहा है अभिक्रिया को, तो यह अभिक्रिया आप लोगों का रासायनिक समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जब अभिकारक, सबसे पहली बात है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। क्या कह रहा है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु तरफ की संख्या समान हो तो समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और द्रव्यमान के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो हम लोगों को सबसे पहली बड़ी बात है इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुलित करने के लिए इसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हिंदी, संस्कृत और मैथ के ही इस पर वीडियो आएंगे। और मुख्य उद्देश्य का 2022 में मैट्रिक के एग्ज़ाम जो देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को बताया जाता है, अन्यथा कोई भी सवाल पर इस चैनल पर डिस्कशन नहीं किया जाता। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? सबसे बड़ी बात है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। आप लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़े हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो ऊपर में पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ दूसरा सवाल है ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है? उदाहरण से लिखिए। ये इससे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन करेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वे अभिक्रियाएँ जिसमें उत्पाद के बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए ऊष्मा मतलब क्या होता है? ऊष्मा देखिए C+O2 को अगर बना रहा है तो CO2 देखिए उसमें ऊष्मा मुक्त हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जो उत्पाद बनने पर ऊष्मा मुक्त करती है। और वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसका यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसे आप लोग उतार लेंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोगों का CaO का सामान्य नाम ना लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, क्या CaO का सामान्य नाम क्या है? तो CaO का सामान्य नाम आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या CaO का सामान्य नाम चूना पत्थर है। और नेक्स्ट बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसिड का मुख्य संगठक क्यों होता है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है और एसिड का उदासीन कर देता है। और नेक्स्ट सवाल है, क्या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद को किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जा सकता है? तो ठोस को आप लोग S से दर्शाया जाता है, और द्रव को S से सॉलिड, L से लिक्विड, और जलीय विलयन को AQ के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करें, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण बताइए। आप लोग ऊपर भी इसे देख चुके हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं के निरंतर होती रहती है, ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन के प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही सटीक आंसर है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया जो है, तो संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आप लोगों को लिखना है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कह रहा है? संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2Mg + O2, दो या दो से अधिक दो पदार्थ हैं, यहाँ 2Mg + O2 आप लोग दो, और उसमें से एकल पदार्थ का यानी उन्हें एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है 2MgO का। नेक्स्ट है
और इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करता है और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए 2Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करता है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उपचयन और अपचयन अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रिया है। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रूप में से याद करना है, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। नेक्स्ट वाले हम लोगों का संक्षारण किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। संक्षारण क्या है और धातु संक्षारित करने से बचाने के 3 विधियों को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर उतारेंगे। क्या संक्षारण क्या है और धातु को संक्षारित करने पर 3 विधियों को नाम लिखिए, यानी संक्षारित होने से बचाने के लिए धातु की 3 विधि का नाम लिखिए। तो पहली बात है संक्षारण क्या है। खुले वायु और नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु के सतह पर आती है। खुले वायु या जल के संपर्क में कोई धातु अगर धातु के सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु की अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना देता है जिससे धातु का क्षय होने लगता है, यानी क्षय होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां निम्न है। देखिए आप लोग सिंपल शब्द में समझे तो कभी कभार आप लोग लोहा को देखते हैं, लोहा को आर्द्रता नमी और बाहर की जगहों पर रख दिया जाता है तो उसमें काली या भूरी रंग का परत चढ़ जाता है जिससे आम भाषा में हम लोग जंग लगना कहते हैं। उसी का एक ये रूप दिया गया है, कहा गया संक्षारण के बारे में किताबी भाषा में कहा गया है क्या खुली वायु या नम वायु को जल के संपर्क में किसी धातु के सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु एक पदार्थ बनाता है जिससे धातु का क्षय होने लगता है और प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसे बचाने के लिए यानी कि संक्षारण अर्थात जंग लगने को बचाने के लिए सबसे पहला विधि है जस्तीकरण कर दे धातु का, या पेंट कर दे या तेल या ग्रीस लगाकर कर सकते हैं। इसे आप लोग अच्छी प्रकार से। चौथा अगर बात करें आप लोग यशद लेपन के बारे में पढ़े होंगे तो वो भी होगा इसमें से। और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें जो है आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या के समान रहती है। कंकाली समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग से संतुलित किया जाता है। तो कंकाली समीकरण को किस प्रकार से संतुलित ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखना है आप लोगों को। कंकाली समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है तो आप लोग लिखना है हीट एंड ट्रायल मेथड इंस्पेक्टिंग मेथड से संतुलित किया जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और अपचयन ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार है जो याद दिया गया आप लोग उतारेंगे। संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। और ये जो संक्षारण और विकृत गंधिता ये दोनों है किस अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं तो ये दोनों आप लोगों का उपचयन अभिक्रिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेत में दर्शाया जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसका संपूर्ण जो दर्शाया जाता है वो भौतिक दशाओं को वह संकेतों के आधार पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया पदार्थ उत्पाद बना। तो आप लोग पूछा जाएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है तो आंसर होगा आप लोगों का संयोजन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में लिख देगा कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं तो उसे आप लोगों को टिक आउट करना है क्या उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया अघुलनशील लवणों का उत्पाद करती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किस लवणों का उत्पाद करती है तो घुलनशील लवणों का अघुलनशील लवणों का उत्पाद करती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया 2 भिन्न अणुओं या अणुओं की समूहों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग पूछा जाएगा कौन 2 भिन्न अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है तो आप लोग आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। अभिक्रिया जब पदार्थ से होता है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। और ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ये दोनों सवाल को आप लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से देख लेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों का जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को स्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग वहाँ इस प्रकार से पूछेगा जब कोई तत्व किसी यौगिक को दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और
विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, जैसे आयरन जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। फिर हम लोगों का यहाँ है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया कितने कितने भाग हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक भाग लेने वाला, उत्पाद जो अभिकारक से बनता है उसे कहेंगे उत्पाद। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। देखिए बताया गया है, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहेंगे। अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन उनके माध्यम एक तीर के निशान लगाकर का शब्द समीकरण में अभिकार उत्पाद के परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे आप लोग पता है। नेक्स्ट है क्या? तीर का सिरा उत्पाद को इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की ओर इंगित करे और अभिक्रिया की दिशा को दर्शाएगा। अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा है। प्लस का चिन्ह यानी LHS लगाकर उसे बाईं ओर लिखा जाएगा। और इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उत्पाद किधर होगा? तो RHS की ओर होगा और अभिकारक LHS की ओर होगा। और नेक्स्ट है क्या? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण के अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालित समीकरण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण को आप लोगों को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है? नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जिससे ऊपर देख चुके हैं क्या? द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, इसी को हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो किसे कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण नियम की जो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। और नेक्स्ट सबसे अंतिम लोगों का है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट अध्याय का पूरी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव देख चुके हैं। और वीडियो पर आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में और आप लोगों को वीडियो मिले। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आने वाला नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मैट्रिक कोचिंग सेंटर PK की सारी वीडियो देखते रहें। और आप लोगों को बता दें क्या इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।